सम्राट स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम और महादेवी अनंत देवी के पुत्र थे। स्कंदगुप्त प्राचीन भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। स्कंदगुप्त के राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राजगद्दी के संबंध में कुछ झगड़ा हुआ और अपनी वीरता तथा अन्य गुणों के कारण स्कंदगुप्त ही गुप्त साम्राज्य का स्वामी बना। अपने पिता के शासन काल में ही पुष्यमित्रों को परास्त कर इसने अपनी अपूर्व प्रतिभा और अपनी वीरता का परिचय दिया था। पुष्यमित्रों का विद्रोह इतना भयंकर रूप धारण कर चुका था कि गुप्त कुल की लक्ष्मी विचलित हो गई और इससे पुनः स्थापित करने के लिए स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से शत्रुओं का नाश करते हुए कई रातें जमीन पर सोकर बिताई। संभवतः बड़ा लड़का होने के कारण से राजगद्दी पर अधिकार तो पुरुगुप्त का था, पर शक्ति और वीरता के कारण राजश्री स्वयं ही स्कंदगुप्त के पास आ गई थी। स्कंदगुप्त के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हूनों की पराजय है। हून लोग बड़े भयंकर योद्धा थे। उन्हीं के आक्रमणों के कारण यूइस लोग अपना प्राचीन निवास स्थान को छोड़कर शक स्थान की ओर बाध्य हुए थे और यूइसों से खदेड़े जाकर शक लोग ईरान और भारत की तरफ आ गए थे। हूनों के हमलों का ही परिणाम था कि शक और यूइस लोग भारत में प्रविष्ट हुए थे। उधर सुदूर पश्चिम में इन्हीं हूनों के आक्रमण के कारण विशाल रोमन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। अब इन हूनों की एक शाखा ने गुप्त साम्राज्य पर हमला किया और कंबोज जनपद को जीतकर गांधार जनपद में प्रविष्ट होना प्रारंभ किया। ये सब प्रदेश उस समय गुप्त साम्राज्य की अधीनता में थे। हूनों की इस बाढ़ का मुकाबला करके गुप्त साम्राज्य की रक्षा करना स्कंदगुप्त के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना है। उसके शिलालेखों में हूनों की पराजय का बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख है। एक स्तंभलेख के अनुसार स्कंदगुप्त की हूनों से इतनी जबरदस्त मुठभेड़ हुई कि सारी पृथ्वी कांप उठी। अंत में स्कंदगुप्त की विजय हुई। बौद्ध ग्रंथ चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा के अनुसार हूनों के साथ हुए इस युद्ध में गुप्त सेना की संख्या लगभग 2 लाख थी। हूनों की सेना की संख्या लगभग 3 लाख थी। तब भी विकट और बर्बर योद्धाओं के मुकाबले में गुप्त सेना की विजय हुई। स्कंदगुप्त के समय में हून लोग गांधार के आगे नहीं बढ़ सके। गुप्त साम्राज्य का वैभव उसके शासन काल में भी प्रायः अक्षुण्ण रहा। स्कंदगुप्त के समय में सोने के सिक्के कम पाए गए। उसकी जो स्वर्ण मुद्राएं मिली है उसमें भी सोने की मात्रा पहले गुप्त कालीन सिक्कों के मुकाबले में कम है। स्कंदगुप्त के समय की एक और महत्वपूर्ण घटना सुदर्शन झील भी है। स्कंदगुप्त के समय में काठियावाड़ के प्रांतीय शासक पर्णदत्त थे। इसने गिरनार के प्राचीन सुदर्शन झील को फिर से मरम्मत कराई थी। इस झील का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तब सौराष्ट्र काठियावाड़ का शासक वैश्य पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ही इस झील का निर्माता था। गुप्त काल में ही यह झील खराब हो गई थी। गर्मी के समय में इसमें जल कम हो जाता था और इससे निकाली हुई सारी नहरें सूख जाती थी। अब स्कंदगुप्त के आदेश से पर्णदत्त ने इस झील का फिर से जीर्णोद्धार किया। उसके राज्य के पहले ही साल में इस झील का बांध टूट गया और प्रजा को कष्ट का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त ने उदारता के साथ इस बांध पर खर्च किया। पर्णदत्त का पुत्र चकपालित भी इस प्रदेश में राज्य सेवा में नियुक्त था। उसने झील के तट पर विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त ने किसी नए प्रदेश को जीतकर गुप्त साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया, संभवतः इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि गुप्त साम्राज्य में शांति बनी रहे। स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस प्रतापी राजा का शासनकाल इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहा था। सम्राट स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हो गई। इसके कुछ समय तक पुरुगुप्त ने शासन किया। पुरुगुप्त के बाद उसका लड़का नरसिंहगुप्त सम्राट बना। नरसिंहगुप्त ने अपने नाम के साथ बालादित्य की उपाधि ली। नरसिंहगुप्त के सिक्कों पर उसका चित्र और नर लिखा है। दूसरी तरफ बालादित्य लिखा गया था। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। पुरुगुप्त और नरसिंहगुप्त दोनों का राज्यकाल 467 ईस्वी से लेकर 473 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय पाटलिपुत्रा के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। कुमारगुप्त द्वितीय का शासनकाल 473 ईस्वी से लेकर 477 ईस्वी तक रहा था। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त सम्राट बना। यह एक शक्तिशाली राजा था। यह सम्राट के राज्य की सीमा बंगाल से मालवा तक की थी
और इस सम्राट का शासनकाल 477 ईस्वी से लेकर 495 ईस्वी तक रहा था। बुद्धगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य अपनी एकता को कायम नहीं रख सका। साम्राज्य के पूर्वी भाग में वैन्यगुप्त का शासन था और पश्चिमी भाग में भानुगुप्त बालादित्य का शासन था। संभवतः ये दोनों समकालीन गुप्त वंशी राजा थे। वैन्यगुप्त का शासनकाल 495 ईस्वी से लेकर 507 ईस्वी तक रहा था।